बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमने पढ़ी थी मोलरता, फॉर्मलता, मोल भी और सांद्रता, उससे रिलेटेड टॉपिक की थी। आज हम उससे आगे का चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ठोसों की विलेयता। विलेयता देखो क्या होती है, इसमें अपन डेफिनेशन लिखेंगे। जब किसी 100 ग्राम या ml विलायक में किसी विलेय को घोला जाए तो विलेय की अधिकतम घुलनशील मात्रा को ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं। ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहते हैं। मान लीजिए अपने पास ये एक विलायक है और विलायक की अमाउंट कितनी है, 100 ग्राम। कितनी अमाउंट है, 100 ग्राम या 100 ml, 100 ग्राम या 100 ml। इसमें अपन क्या डालते हैं, ठोस। क्या डालते हैं, ठोस के रूप में जैसे NaCl डाल दिया, तो NaCl की इसमें घुली हुई अधिकतम मात्रा, तो यहां लिखेंगे NaCl की घुली हुई अधिकतम मात्रा, को विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। NaCl की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। समझ रहे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया। मान लीजिए 100 ग्राम कोई जल है और उसमें ऊपर से ठोस NaCl मिला दिया, तो NaCl की 100 ग्राम जल में अधिकतम घुलनशील मात्रा को क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे। समझ पाए स्टूडेंट्स, ठोसों की द्रव्य विलेयता की ये विलेयता की परिभाषा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ठोसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो अपन हेडिंग डालेंगे ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लिख रहे हैं, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला कारक स्टूडेंट, ठोस विलेय एवं विलायक की प्रकृति। इसमें सबसे पहला जो कारक लिख रहे हैं, ठोस विलेय एवं विलायक की प्रकृति। देखो स्टूडेंट, इसमें ठोस जो विलेय और विलायक है, इसकी प्रकृति से विलेयता अत्यधिक प्रभावित होती है। मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट है, हम सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं कि समान समान को बोलता है। एक शब्द आता है समान को घोलता है, ये एक शब्द है। समान को घोलता है। लाइक डिजोल लाइक, यहां लिखेंगे लाइक डिजोल लाइक। क्या लिखेंगे, लाइक डिजोल लाइक। समान समान को बोलता है, एक शब्द आया समान समान को बोलता है, लाइक डिजोल लाइक।
अब देखो स्टूडेंट्स, जिसकी जैसी नेचर हो उसमें उसी प्रकार की प्रकृति समाहित हो जाती है। जैसे सपोज दैट यदि विलेय की प्रकृति ध्रुवीय है, कैसी है? ध्रुवीय है, तो वे ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है। ध्रुवीय विलायकों में विलेयशील होंगे। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl KCl को यदि ब्रेक करें तो Na प्लस Cl माइनस, और इसको ब्रेक करें तो K प्लस Cl माइनस। ये विलेय है। क्या है? विलेय। और इस विलेय को यदि अपन जल में डिजोल्व करें, किस में डिजोल्व करें? जल में डिजोल्व करें, तो जल H प्लस OH माइनस ऐसे टूटेगा। तो ये जो विलेय होते हैं ये जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ये जो विलेय होते हैं किस में विलेय होते हैं? जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अपने पास ये जो विलेय हैं NaCl KCl, ये किस में विलेय होंगे? ध्रुवीय विलायक जैसे H2O में विलेय होते हैं। बट इसके विपरीत मान लीजिए अपने पास कोई भी विलेय जैसे I2 है, कोई विलेय क्या है? I2 है, I2 एवं S8 है। I2 का मतलब आयोडीन, ये विलेय है, और ये भी क्या है? विलेय है। इसके अंदर यदि पानी डालें, ये पानी कैसा है? विलायक। इसके अंदर यदि पानी डालें तो दोनों क्या है? अविलेय। क्या बनेगा? अविलेय। क्योंकि ये तो क्या है? अध्रुवीय, नॉन पोलर है, और ये क्या है? पोलर है। तो मैंने अभी बताया था पोलर में पोलर डिजोल्व हो सकते हैं और नॉन पोलर में नॉन पोलर। तो देखो अपने पास ये पोलर है, ये क्या है? नॉन पोलर है। बट इसमें यदि I2 या S8 को यदि CCl4 या CH2 कार्बन डाइसल्फाइड इसमें डिजोल्व करें तो दोनों क्या है? नॉन पोलर। इसको क्या लिखेंगे? नॉन पोलर। इसको क्या लिखेंगे? नॉन पोलर। और ये है ही नॉन पोलर, और ये भी क्या है? नॉन पोलर। दोनों नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिजोल्व हो सकते हैं, और पोलर में पोलर ही डिजोल्व हो सकते हैं। इसलिए अपन ये समझ सकते हैं कि यदि ठोसों की या विलेय की प्रकृति यदि ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में विलेयशील है, और यदि अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायकों में विलेयशील है। यदि ध्रुवीय को अध्रुवीय मिलाया जाए तो विलेयशील नहीं होंगे, और यदि इसी प्रकार अध्रुवीय को ध्रुवीय मिलाया जाए तो विलेयशील नहीं होंगे। इसलिए विलेय और विलायक की प्रकृति पर यह निर्भर करती है। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं ताप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो यहां से हम शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। यहां लिखते हैं ताप का प्रभाव, इसको लिखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो स्टूडेंट आपने ये बात पढ़ी है केमिकल काइनेट में, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो किसी नॉर्मल रिएक्शन में जो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसमें टक्करें बढ़ जाती हैं, और टक्करें बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बट इसमें सॉल्यूशन में आपने एक केमिकल इक्विलिब्रियम एक शब्द पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम।
एक आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा जो बीएससी पार्ट सेकंड में, कहा था, बीएससी पार्ट सेकंड, इसके अंदर एक केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री में था। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एक नियम पढ़ा था, लासे तालिया का नियम, लासे तालिया का नियम, आपने एक नियम पढ़ा है लासे तालिया का नियम। अब लासे तालिया का नियम देखो क्या था स्टूडेंट, लासे तालिया ने क्या बताया था कि वे विक्रियाएं जिसमें डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, डेल एच की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होने पर जब किसी तंत्र का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव हो तो तंत्र का टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता बढ़ जाती है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, डेल एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये अपने पास। अब इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव कब होगी, जब रिएक्टेंट को अपन क्या देंगे, एनर्जी देंगे। रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट में होगी। किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ेगी, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो अपने पास डेल एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो रिएक्शन अपने पास कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इसको बोलते हैं उष्मा शोषी। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, उष्मा शोषी। और उष्मा शोषी में डेल एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, या आप लिख सकते हैं डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो। वे अभिक्रियाएं जिसमें डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो हो, डेल एच की वैल्यू क्या हो, जीरो से ज्यादा हो, तो मैं यहां लिख देता हूं ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एच इज ग्रेटर देन जीरो हो, उन अभिक्रियाओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है भाई, डेल एच इज ग्रेटर देन क्या हो, जीरो हो, उन अभिक्रियाओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अपने पास जो एग्जाम्पल है इसमें NH4Cl, KCl, AgNO3, ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनको जल में विलय करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी विलेयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल और लिख सकते हैं NaNO2, NaNO3 ऐसे लिख देंगे, सोडियम नाइट्राइट। समझ गए स्टूडेंट। तो इनमें यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनकी विलेयता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें ये सभी रिएक्शन क्या होती हैं, उष्मा शोषी। कौन सी रिएक्शन है, उष्मा शोषी। ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात देखो स्टूडेंट्स, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, इसमें मैं लिख रहा हूं ऐसी रिएक्शन जिनमें डेल एच इज लेस देन जीरो हो, उन अभिक्रियाओं में टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन एग्जाम्पल लेंगे, एक तो कैल्शियम एसीटेट, ये लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट, ये लिखिए, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट
और NaOH, दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे, NaOH। ये दो ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता इसकी कम हो जाती है, क्योंकि इनमें रिएक्शन कौन सी होती है, ऊष्माक्षेपी। कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। याद रख लो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? तो ये अपने लासेतालिया ने बताया था कि जिन अभिक्रियाओं में डेल H की वैल्यू पॉजिटिव हो उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर ठोसों की विलेयता कम हो जाती है, और जिन अभिक्रियाओं में डेल H की वैल्यू नेगेटिव हो या 0 से कम हो उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता का मान कम हो जाता है। अब देखो इसमें स्टूडेंट एक एक्सेप्शन आता है, अपवाद आता है। अपवाद के रूप में अपन देखो क्या पढ़ेंगे, एक अपवाद होता है, अपवाद, और ये अपवाद ही पेपर में पूछा जाता है, एक्सेप्शन। एक शब्द होता है गलूबर लवण, गलूबर लवण। गलूबर लवण का जो सूत्र होता है स्टूडेंट देखो क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O। ये गलूबर लवण का सूत्र होता है। यदि गलूबर लवण को 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो विलेयता का मान बढ़ जाता है। यहां लिखूंगा, यदि गलूबर लवण यदि गलूबर लवण, ब्रेक में लिख देता हूं मैं, Na2SO4 इंटू 10H2O को 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसकी विलेयता का मान बढ़ता जाता है, बट 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद गलूबर लवण की विलेयता, गलूबर लवण की विलेयता कम हो जाती है। इसका कारण 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद जल के अणु का निष्कासन हो जाता है, एवं विलेयता घट जाती है। ये था 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करेंगे तब तो विलेयता बढ़ती है, बट 32 के बाद उसकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और एक्रिस्टलीय ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी टेम्परेचर का इफेक्ट। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यहां लिखेंगे दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ठोस होता है, ठोसों की विलेयता पर दाब का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दाब का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ गैसीय मॉलिक्यूल्स में पड़ता है। इसलिए ठोसों की विलेयता पर प्रेशर बढ़ाने से उसकी विलेयता पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की
दरों में विलेयता, गैसों की दरों में विलेयता। इसमें आप लोग लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी निश्चित ताप पर किसी गैस की दरों में अधिकतम विलेयता को गैसों की दरों में विलेयता कहते हैं। टॉपिक क्या है अपना, गैसों की दरों में विलेयता का डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर गैसों की दरों में अधिकतम विलेयता को गैसों की दरों में विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। एक निश्चित ताप पर गैसों की दरों में अधिकतम विलेयता को गैसों की दरों में विलेयता कहते हैं। मान लीजिए अपने पास रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू लिखेंगे 298 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पर कोई द्रव है और ऊपर से हमने क्या डाली इसमें, अमोनिया और CO2, ये गैसें मिला दी इसको। तो निश्चित ताप पर इस द्रव के अंदर गैसों की अधिकतम विलेयता जो होती है उसे हम क्या कहेंगे, गैसों की दरों में विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, गैसों की दरों में विलेयता। समझ रहे स्टूडेंट्स। अब गैसों की दरों में विलेयता के लिए एक शब्द आता है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक, एक शब्द पढ़ा होगा आपने, अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक स्टूडेंट देखो क्या होता है, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में वह आयतन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हुआ हो उसे अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं स्टूडेंट में, किसी गैस का सेंटीमीटर क्यूब में आयतन जो एक निश्चित ताप पर एक सेंटीमीटर क्यूब जल में घुला हो तो उसे हम अवशोषण गुणांक कहते हैं। अवशोषण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। नीचे लिखेंगे, यदि किसी गैस का अवशोषण गुणांक का मान, अवशोषण गुणांक का मान ज्यादा हो तो वह गैस जल में अधिक विलेय होगी, जबकि अवशोषण गुणांक का मान यदि कम हो, अवशोषण गुणांक का मान कम हो तो वह गैस
जल में कम विलेय होगी, कम विलेय होगी। तो अवशोषण गुणांक देखा जाए तो सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक अमोनिया का होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक किसका होता है? अमोनिया का होता है। फिर HCl का होता है, फिर SO2 का होता है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? और सबसे कम O2N2 का होता है। O2 और फिर N2। सबसे कम अवशोषण गुणांक O2 और N2 का होता है। सबसे ज्यादा कौन किसका होगा? NH3। यहाँ लिखेंगे सबसे ज्यादा और यहाँ लिखेंगे सबसे कम, सबसे कम। समझ रहे हो स्टूडेंट? ये था अवशोषण गुणांक और गैसों की द्रव्यों में विलेयता। समझ गए स्टूडेंट सभी? कोई प्रॉब्लम इसमें? गैसों की द्रव्य विलेयता क्या होती है और अवशोषण गुणांक क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बाकी इसमें अगले पीरियड में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।